हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम वन दरोगा की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो उस आप हम आपके लिए जो है 500 टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो ये आपको आपके लिए 500 टॉप क्वेश्चन की सीरीज़ होने वाली है, इसमें से आपके जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, ये पूरा 9th और 10th की एनसीईआरटी से पूछा जाना है। तो आपकी कुछ भी हाई लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो आएगा आपका बेसिक लेवल का आएगा, लेकिन आपको थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो इसी में हम आप जो है आपकी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। जो हम क्लास 9th की एनसीईआरटी अभी कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी की जो हमने 3-4 क्लासें कराई हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो आज इसी में हम क्यों ना हमने सोचा कि एक साइड से हम इसके क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लें। ठीक है। तो आप एक साइड से आप एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर करते जाओ और दूसरी साइड से आप इसके क्वेश्चन लगाते जाओ। ठीक है। तो ये इससे आपके जो है काफ़ी हेल्प होने वाली है और आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन जो आपका आता है कि कौन सा पदार्थ जो है प्रकृति में तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये आपका आता है H2O, यानी जो जल हो गया। ठीक है। यहाँ पे आंसर में आपका ऑप्शन जल भी आ सकता है, H2O भी आ सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह होगा। दूसरा आता है विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह जो है सर्वप्रथम कहा था आपका कणाद ने। ठीक है। जो आपके कणाद थे उन्होंने कहा था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो जो परमाणु होता है, आपको जैसे मैंने बताया था, ये आपका यहाँ पे परमाणु होगा। तो इसमें जो है प्रोटॉन और आपके इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में रहते हैं ये आपके हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है। तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। प्रोटॉन पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है। जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी अलग अलग होती है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन अलग रहते हैं। अगर यहाँ पे हो सकता है प्रोटॉन की संख्या अगर 10 हो, लेकिन हो सकता है न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 11 हो सकती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही संख्या यहाँ पे बराबर रहती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आविष्कार सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? यह आपका मिलिकन ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो जो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण था उसने जो है आपकी परमाणुओं की में जो है न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके तरंग की प्रकृति की खोज सबसे पहले आपकी डी ब्रॉगली ने की थी। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी ब्रॉगली ने यहाँ पे तरंग की प्रकृति की खोज करी थी। नेक्स्ट बन जाता है आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो डाल्टन के अनुसार जो है आपका सबसे छोटा कण जो है आपका वो परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता? यानी कौन सा न्यूक्लियर कण है जिसमें ना ही कोई द्रव्यमान होगा और ना ही केवल आवेश होगा, किंतु प्रचक्रण होता है। ठीक है। तो जैसा कि न्यूट्रॉन बताया था हमने कि न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूट्रल होता है, जिसमें ना कि धन आवेश रहता है और ना ही निगेटिव चार्ज रहता है। इसमें कोई भी आवेश नहीं रहता है। जबकि प्रोटॉन में धन आवेश रहता है और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज यहाँ पे रहता है। अगला जो आता है किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 9th की, तो वहाँ से आप अगर आप उन कक्षाओं को ले रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी द्रव्यमान संख्या 4 क्यों होगी। जो द्रव्यमान संख्या होती है आपकी, वो आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो जो आणविक कक्षा होती है उसका अभिन्यास आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या से आपका नियंत्रित होती है। अगला बन जाता है एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो जो एकदा आयनिक कार्बन परमाणु होता है उसके नाभिक में आपके जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए इसका जो है द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 12 हो जाएगी। अगला बन जाता है
दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है, अगर जैसे ये कक्षा है आपकी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा में अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही कक्षा में होंगे तो ये विपरीत चक्रण में होते हैं, यानी अगर इस इलेक्ट्रॉन की गति इधर को होगी तो इसकी गति इधर को होगी। ठीक है, अगला बन जाता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, तो इसके नाभिक में आपको बताया था कि 6 प्रोटॉन होंगे, जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी वाली क्लास में बताया था। ठीक है, तो ये आपका नाभिक हो गया कार्बन का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो गया आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यहाँ पे आपका 6 आपके प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए इसका जो है परमाणु भार आपका 12 होता है, इस प्रकार से यहाँ पे। अगला आता है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो जो अल्फा और बीटा कणों की खोज है इसकी खोज जो आपके रदरफोर्ड ने की थी। अगला है नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो जो नाभिक से निकलने वाली विकिरण किरण होती है उसमें सबसे ज़्यादा गामा किरणों की जो है क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा अल्फा किरण होती है, बीटा किरण होती है और उसके बाद आपकी गामा किरण होती है, तो गामा किरणों की जो है वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं, तो जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं आपके वो अगर क्षय हो जाते हैं तो आपके शीशे के रूप में बदल जाते हैं, यानी शीशा जो कि लेड के रूप में बदल जाते हैं। अगला आ जाता है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, तो जो आपका पोलोनियम है, ठीक है, तो जो पोलो कंट्री है उसके नाम पे ही आपका पोलोनियम रखा गया है। अगला है आपका किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है, तो जो आपकी वो है आपकी जो विखंडन अभिक्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण पैदा करती है। ठीक है, हानिकारक हो सकता है आपका जैसे किसी भी प्रकार का यह नुकसान देती है। अगला आ जाता है किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न यानी अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होते हैं, तो ये आपकी न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन बन जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए आपका बेसिकली यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला बन जाता है रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है, को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो का आइसोटोप कौन सा है, तो ये आपका है कोबाल्ट 60। ठीक है, तो आपका बेसिकली आपका जो ब्लड कैंसर से रिलेटेड आ जाएगा वो आपका कोबाल्ट आ जाएगा, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला बन जाता है विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग की क्रिया को कहा जाता है, तो जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं उनके संयोग अगर उनके तत्वों के अगर संयोग होते हैं तो उस क्रिया को आपका अवकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ से कि जो है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह की के रूप में प्रयुक्त होता है, तो जो आपका सोडियम नाइट्राइट होता है, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट यह आपका ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के रूप में आपका यहाँ पे प्रयोग होता है, ये आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से जो आपका बनने वाला है वो है ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है, तो जो ऑक्सीजन है उसकी जो +2 ऑक्सीकरण वाला यौगिक आपका F2O हो जाएगा। ठीक है, अगला बन जाएगा यहाँ से अम्ल व भस्म किस परीक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो जो अम्ल व भस्म होते हैं वो आपके लिटमस पेपर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला बन जाता है सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, तो जो अम्ल होते हैं वो अगर धातुओं से क्रिया करेंगे तो वो आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है, तो जो आपका कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है तो उसका रक्त का आपका पीएच स्तर आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक हो सकता है। ठीक है, अगला आ जाता है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यानी जो हाइड्रोजन है आपका वो सभी अम्लों में लगभग उपस्थित रहता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था, ये आपका डेवी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि वास्तविक गैस जो है किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है, तो जो वास्तविक गैसें होती हैं वो आपकी निम्न दाब होगा और आपका उच्च ताप अगर होगा तो जो वास्तविक गैसें होंगी वो आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपके यहाँ से जो है क्वेश्चन
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी जो वन दरोगा का एग्जाम होने वाला है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि जो किसी गैस का अणुभार जो होता है वो उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो जो किसी गैस का अगर अणुभार की बात की जाए तो वो किसी भी गैस का आपका दुगुना हो जाता है। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है। अगला आ जाता है ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतनों की संख्या समान होती है। तो जो ताप और दाब की समान अवस्था में जो है आपकी अणु की संख्या आपकी समान होती है। ठीक है, तो जो ताप और दाब होगा अगर विभिन्न गैसों की समान आयतन की जो है अणु की संख्या आपकी समान होगी। अगला आ जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में की विधि में पीटी यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है। तो जो आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल के उसमें वो आपका आर्सेनिक सल्फाइड आपका यहाँ पे विष का कार्य करता है। अगला आ जाएगा कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक कार्य करता है। तो ये आपका आ जाएगा CO। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड। अगला आ जाएगा कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो कौन सा एंजाइम होता है ये आपका जाइमेस होता है जो वो ग्लूकोज को जो है अल्कोहल में परिवर्तित करता है। अगला आ जाता है किस प्रक्रम में वेनिडियम पेंटाऑक्साइड का एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो जो प्रक्रम होता है आपका वो संस्पर्श प्रक्रम होता है जिसमें आपका वेनेडियम जो है पेंटाऑक्साइड एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला आ जाता है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो LPG गैस होती है आपकी वो सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। तो जो LPG गैस में है वो आपका मरकैप्टेन गैस भर के इसको गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि इस पर गंध नहीं आ सके। ये देखें यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला बन जाता है आपका कि LPG में कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से होती है। तो LPG जो गैस होती है आपको ये तो LPG का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से गैस भरी जाती है वो आपका ब्यूटेन यहाँ पे भरी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है। तो जो वाटर गैस होती है आपकी वो कार्बन ऑक्साइड और आपकी जो हाइड्रोजन होती है उसका मिश्रण यहाँ पर हो जाती है। अगला आ जाता है कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जो कोयले की विभिन्न किस्में होती है उसमें आपका जो है एंथ्रासाइड में सबसे अधिक जो है कार्बन की मात्रा यहाँ पे प्रतिशत मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। अगर क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाता है कि जो कार्बन का सबसे कठोर रूप है वह क्या है, वह आपका हीरा आ जाएगा। ठीक है, तो हीरा एक कार्बन का ही स्वरूप है। ठीक है, जो कि प्रकृति में सबसे कठोर माना जाता है। अगला आ जाता है अग्नि संयन यंत्रों में भरास जो सोडियम बाइकार्बोनेट घोला जाता है इससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है। तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गंधक अम्ल बनाता है। ठीक है, गंधक अम्ल। अगला आ जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्नि शामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको जो है आग की गर्मी प्राप्त कर यह गैस CO2 उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है यह आपका जो अगर आग की गर्मी प्राप्त करता है तो यह आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आ जाता है पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो आपका झाग वाला अग्निशामक है उसको प्रयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो जो आवर्त सारणी का निर्माण है वो आपका सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जैसे आपने पढ़ा होगा आपकी कक्षाओं में। उसके बाद आ जाता है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो आधुनिक आवर्त नियम था इसका प्रतिपादन आपका मोसले ने किया था। ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त नियम है वो आपका मोसले ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है कि किस पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है ये आपका जो है परमाणु संख्या पर आधारित होती है। अगला आ जाता है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो ये आपका कॉस्टिक सोडा है। तो आपका अगर कॉस्टिक सोडा का आपका सूत्र पूछा जाता है तो आपका NaOH यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा। फिर आता है रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त जो है किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है। तो जो आपके रक्त कोश होते हैं इसमें आपका जो रसायन है वो आपका सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के रूप में रखा जाता है।
अगला आता है मैग्नीशियम जो धातु होती है का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो जो आपका मैग्नीशियम धातु होती है इसका निष्कर्षण मुख्यतः आपके कार्नालाइट से किया जाता है। अगला पॉइंट बन जाता है एल्यूमिनियम किस में घुले हुए शुद्ध यानी Al2O3, ठीक है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है कि विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपके क्रायोलाइट से आपका प्राप्त किया जा सकता है। अगला आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वो आपका बुझे हुए चूने से जो है क्लोरीन से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर जो बुझा हुआ चूना होता है CaO, ठीक है। तो ये आपका तो इससे आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर आपका प्राप्त किया जाता है। अगला आ जाता है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे पाया जाने वाला जलने वाली धातु कौन सी है। तो जो पृथ्वी के गर्भ में यानी जो हमारी भूमि में दूसरा सबसे ज़्यादा जलने वाला धातु वो आपका लोहा है, ठीक है, यानी लौह या लोहा बोल सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो अगर लोहे को इस्पात में बदलेंगे तो उसके लिए आपकी निकेल धातु मिलाई जाती है, ठीक है। अगला आ जाता है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। ये भी आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। जो स्टेनलेस स्टील होता है ये आपके जो है लोहे के साथ अगर आपकी क्रोमियम धातु मिलाई जाए, ठीक है, लोहे के साथ अगर आपकी क्रोमियम मिलाई जाए तो ये आपका स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है इससे। अगला आ जाता है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है लाभकारी नहीं है। तो जो आपका अयस्क होता है उसको अगर जंग लगने से रोकने के लिए आपकी लाभकारी अनिलन की प्रक्रिया जो है आपकी वो आपकी लाभकारी यहाँ पे नहीं होने वाली है, नहीं होगी ये लाभकारी, ठीक है। अगला आता है किस पदार्थ को लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है। तो जो आपका फेरिक ऑक्साइड होता है ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि जो फेरिक ऑक्साइड होता है उससे आपका जो आपका कटा हुआ स्थान होगा यानी शरीर का जहाँ पे भी कटा होगा वहाँ से अगर फेरिक क्लोराइड अगर यहाँ पे लगाते हैं तो आपका रक्त बहना बंद हो जाता है। उसके बाद हरा तोता यानी हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। तो ये आपका हो गया फेरस सल्फेट का यह प्राकृतिक नाम है, प्रचलित नाम है। अगला आता है मानव शरीर में जो है तांबा जो धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। तो अगर मानव के शरीर में तांबा यानी जो तांबा धातु होती है उसकी मात्रा की अगर वृद्धि हो जाए यानी तांबा की मात्रा अगर मानव शरीर में ज़्यादा हो जाए तो उससे आपकी विल्सन बीमारी हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आ जाता है आपका वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जो वाटर शैवाल होते हैं आपके वहाँ पे आपके जो नष्ट करने के लिए बेसिकली आपका कॉपर सल्फेट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो कॉपर सल्फेट होता है आपका वो है आपका वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए आपका बेसिकली प्रयोग किया जाता है। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है। तो जो आपकी जस्ता धातु होती है उसका निष्कर्षण मुख्यतः आपका जिंक ब्लेड में किया जाता है। तो जस्ता का जिंक ब्लेड अगर क्वेश्चन आ जाता है जिंक ब्लेड किससे बनी होती है तो ये आपका आ जाएगा जस्ता जिंक से, ठीक है। ये यहाँ पे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। अगला आ जाता है राजस्थान स्थित जावर की जो खाने हैं किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो राजस्थान में जो जावर के खनिज हैं वो आपके जस्ता की धातु वहाँ पर जस्ता धातु वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे मिल जाती है। अगला आता है कृंतकनाशी यानी रोडेंट नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो कृंतकनाशी होता है यानी रोडेंट नाशी के रूप में आपका जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो जो आपका चांदी का निष्कर्षण होता है वो आपका अर्जेंटाइट से आपका यहाँ पे किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। चलते हैं आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका कि किसके निष्कर्षण के लिए जो है आपका साइनाइट विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो चांदी का निष्कर्षण होता है उसके लिए आपका साइनाइट विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली आपको यहाँ साइनाइट विधि से आपको चांदी याद रखना है।
अगला पॉइंट आपका आ जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग होता है। तो जो आपकी कृत्रिम वर्षा होती है उसको कराने में आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा का जो मतलब होगा वो आपका सिल्वर आयोडाइड से किया जाएगा। अगला पॉइंट आ जाता है आपका कि 18 कैरेट में मिश्रित, जो 18 कैरेट के मिश्रित सोने में होता है शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो आपका 18 कैरेट में आपका 75% जो है शुद्ध सोना यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप कहीं भी ज्वेलरी की दुकान में या ज्वेलरी शॉप पे जाते हो तो आपको अगर 75% सोने के जेवर वगैरह खरीदते हो तो आपको जो है यहाँ पर 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना यहाँ पे प्राप्त होता है। अगला आ जाता है सामान्य ट्यूबलाइट जो है होती है, ये आपकी प्रतिदीप्ति बल्ब यानी जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है में कौन सी गैस भरी रहती है। तो ये आपका आर्गन प्लस मरकरी यहाँ पर भरी होती है जो सामान्य ट्यूबलाइट में होती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ कि कौन से यहाँ पे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। अगला आता है मरकरी जो यानी पारा बोलते हैं जिसको, वह किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो जो आपका मरकरी होता है वो आपके लोहे के पात्र में रखा जाए यानी लोहे के बर्तन या बोल सकते हैं लोहे के जार में आपका रखा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका 69, सीसा जो होता है लेड का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो जो सीसा का निष्कर्षण होता है वो आपका गैल्ना के निष्कर्षण से यहाँ पे प्राप्त होता है। अगला बन जाएगा जो संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो जो संचायक बैटरियाँ होती है उसमें आपका जो है सीसा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सीसा या लेड आ सकता है या तो आपका पीबी आ सकता है। तो पीबी का सिंबल आपको पता है, यहाँ पे लेड से पीबी को डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपका कौन सी धातु रोशनी के बल्बों को फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। तो जो कौन सी धातु होती है जो आपकी जो रोशनी बल्ब होते हैं ना आपके जो घर में बल्ब होंगे तो उनमें जो आपकी फिलामेंट लगी रहती है अंदर ऐसी वायर जैसी, देखा होगा आपने जो वायर जैसी ऐसा तार जैसा लगा रहता है, तो आपकी बेसिकली आपकी टंगस्टन की धातु होती है जिस पर कि फिलामेंट आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ भी सकता है क्योंकि आपको पता है यहाँ से जो है 9th और 10th का ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो इसी प्रकार के आपके घुमाने वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगला आ जाएगा जो राजस्थान में स्थित डेगाना है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो राजस्थान में डेगाना है ये आपका टंगस्टन यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पिछले हमने पढ़ा था जो जिंक का, तो यहाँ पे हम टंगस्टन की बात कर रहे हैं। अगला है किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। तो आपका जो गैलियम है आपका उसका गलनांक इतना कम होता है कि वो अगर हाथ में रख दें तो वह आपकी पिघलना शुरू हो जाएगी यानी पिघलना शुरू कर देगी। अगला आ जाता है आपका कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। तो आपकी जो जर्मेनियम धातु होती है ये आपकी अर्धचालक की भांति यहाँ पर ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जो उनमें न्यूट्रॉन को नियंत्रक रूप से क्या प्रयोग किया जाता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय विखंडन जहाँ से आपको कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में आप मिलती है, तो वहाँ से जो न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में आपको यहाँ पे कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगला आ जाता है कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो कौन सा तत्व होता है जो स्टील में आपका संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो ये आपका आ जाएगा निकिल। ठीक है, निकिल आपका जो तत्व है ये आपका स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन इसी में बन जाता है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो जो आपका स्टील होता है इसमें आपकी कठोरता प्रदान करने के लिए आपकी मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो आपका बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो जितना अधिक स्ट्रॉन्ग स्टील होगा, ठीक है, तो उसमें उतना अधिक यहाँ पे आपको मैग्नीज की मात्रा यहाँ पे दिखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन बन जाता है किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन लगभग मैंने करा दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका कैंसर होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर होता है, तो उसमें आपकी जो है कोबाल्ट का प्रयोग इसका
इलाज के लिए आपका प्रयुक्त होता है। अगला आता है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन जो होता है उसका काम क्या रहता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें जो ईंधन का काम करता है वो आपका यूरेनियम करता है, ठीक है। तो जो यूरेनियम होता है आपका वो आपका ईंधन का काम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है आपका 81, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा होती है इसको अगर प्राप्त करेंगे तो इसके लिए आपका बेसिकली यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर हो गया या नाभिकीय ऊर्जा होगी तो इसमें जो है बेसिकली आपका यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बनता है नागासाकी पर संयुक्त राज्य यानी जो नागासाकी जापान में है, यहाँ जो यूएसए ने वहाँ पे बम गिराए थे, परमाणु बम आपको पता है 1945 में गिराए थे। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहरों में यहाँ पे बम गिराए थे। तो उसका जो परमाणु बम है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाए, तो उसमें जो है आपका प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो जो अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था तो इसमें जो है प्लूटोनियम का प्रयोग यहाँ पे हुआ था। अगला आ जाता है आतिशबाजी में हरा रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। तो जो आतिशबाजी होती है इसमें आपका हरा रंग होता है आपका बेरियम के कारण होता है, ठीक है। अगला आता है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो जो उर्वरक होते हैं बेसिकली आपके उसमें आपका पोटेशियम को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है जो प्याज लहसुन होते हैं, ठीक है, घर में तो होंगे। प्याज लहसुन की गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो जो प्याज लहसुन में गंध होती है वो आपकी बेसिकली उसमें आपके जो है पोटेशियम होता है, इसलिए आपकी उसमें वैसी गंध आती है, ठीक है। यानी पोटेशियम की गंध आप समझ सकते हैं कैसी होती है। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार हैं। तो यानी कौन सा जो रेडियोधर्मी तत्व है जिसका कि भारतवर्ष में जो है काफ़ी आपकी प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। तो ये आपका हो जाएगा आपका थोरियम। तो थोरियम आपका बेसिकली जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा इंडिया में बड़े भंडार इसके हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपकी किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम से ही आपका बॉक्साइट अयस्क मिलता है। आगे क्वेश्चन आ जाता है फिटकरी यानी एलम जो होता है आपका गंदे पानी को किस प्रकार यानी किस प्रक्रिया से स्वच्छ करता है। तो ये आपकी जो स्कंदन की प्रक्रिया होती है तो उससे फिटकरी जो है गंदे पानी को स्वच्छ रूप में करती है। अगला आ जाते हैं माणिक्य और नीलम जो आपके रासायनिक रूप में जो है कैसे जाने जाते हैं। तो जो माणिक्य होते हैं आपके इसको जो है माणिक्य हो गया और दूसरा हो गया आपका नीलम। तो इसको जो है आपके रासायनिक रूप में यह आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका फोटोग्राफी होता है आपका उसमें आपका सिल्वर ब्रोमाइड आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को आप जो है फोटोग्राफी में बेसिकली यूज करते हैं। अगला आता है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी गैस है। तो जो विद्युत तापी साधन होते हैं उसको जो है तापी घटक बनाने के लिए आपका नाइक्रोम का यूज यहाँ पे किया जाता है। अगला आता है स्टेनलेस स्टील में कौन सी तत्व शामिल होते हैं। तो ये भी यहाँ से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है उसमें आपका बेसिकली लोहा पाया जाता है, क्रोमियम होता है और अगला जो होता है आपका तीसरा यहाँ पे कार्बन होता है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं जो स्टेनलेस स्टील होता है वो कार्बन क्रोमियम और लोहे का जो है संयुक्त रूप है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए लोहा क्रोमियम और कार्बन। तीसरा आता है आपका 93 वाला ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। तो जो ऑडियो वीडियो टेप होते हैं उस पर आपका बेसिकली आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है कि ऑडियो वीडियो आपके घर पे टेप टूप वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो उस पर जो है आपका आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है, यानी आयरन ऑक्साइड का पेंट। अगला बन जाता है किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो बिजली की प्रेस वगैरह होती है तो उसको जो है गर्म करने के लिए बेसिकली आपका नाइक्रोम का यूज यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपका
किस धातु से बनाई गई जो मिश्र धातु होती है वो आपकी हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है। तो यानी कौन सी धातु है जिसका जो है उपयोग यहाँ पे मिश्र धातु जो कि हवाई जहाज और रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में बेसिकली यूज में होता है। तो ये आपके एल्यूमिनियम होगी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का पहले तो ये होता है, ये हल्का होता है, ठीक है, और यह आपका जो है काफ़ी अच्छा प्रकृति में पाया जाता है और सस्ता भी है। अगला आता है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो यानी कौन सा तत्व ये आ जाएगा आपका प्लूटोनियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि ये आपका पहला तत्व है जो आपका कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। फिर आगे आता है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन को फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो जो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत तत्व होते हैं इसके बाद आपका जो है सीसा बन जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है आपका, जो पीतल है किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो जो आपका पीतल होता है वो आपका जो है अगर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड अगर रहेगा तो आपका वायु में आपका रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो पीतल वगैरह के बर्तन होते हैं आपके वो बेसिकली वाइट टाइप के हो जाते हैं, यानी रंगहीन हो जाते हैं, उनमें जो है कोई भी कलर वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस कारण जो है पीतल जो है अगर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वायु में तो वो आपके रंगहीन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ये मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मणिक का लाल रंग होता है वो आपका क्रोमियम ऑक्साइड के कारण यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका 100वां क्वेश्चन, पायरेक्स कांच का को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है। तो जो आपका पायरेक्स कांच होता है उसको जो है अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए आपका जो है बोरेक्स यहाँ पे उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो बोरेक्स यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोस्तों आज जो है आपके 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन थे। तो अगले सेशन में हो सकता है हम आपको फिर से 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के ही डिस्कस कराएं, उसके बाद फिर चलेंगे हम आगे जो फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन करके हम जो है कवर करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो आपकी वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखिए दोस्तों जो आपका यहाँ से आने वाला है वो आपकी NCERT भी हम यहाँ से कवर करा रहे हैं। तो ये आपके जो हैं आपके सारे NCERT के ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे 100 क्वेश्चन किए तो इसमें से आपको 40-50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पे आपका रिवाइज हो गया है, ठीक है। तो रिवाइज होने के पीछे यही है कि आप अगर आपको आते हैं तो दिमाग से आपका बेसिकली ये हट जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप दोबारा देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखते हैं तो आपकी जो है समझ में ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आराम से बैठ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप केवल MCQs वगैरह कर रहे हो या केवल वन लाइनर कर रहे हो तो इससे आपका काम जो है बनने वाला नहीं है, ठीक है। आपको इसी के साथ में जो है NCERT कवर करनी पड़ेगी। NCERT जब तक आपने नहीं पढ़ी तब तक आप जो है किसी भी चीज़ को बारीकी से नहीं समझ सकते हो। तो इस प्रकार से हम जो है NCERT हम कवर करा रहे हैं, जो कि हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि जो है NCERT के हमने 3-4 पार्ट कर लिए हैं और आगे भी हम जो है NCERT जो बुक है उसको पूरी की पूरी कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर यार सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और एक बात और, जो आपके यहाँ से जो है 50-60% आपके क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए ये जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायो के जो हैं टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज़ ये चल रही है यहाँ पे। तो इसके बाद एक और सीरीज़ चलेगी जो कि आपकी टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी। तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हम अभी जो है 500 क्वेश्चन जो टॉप के हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर 1000 क्वेश्चन की सीरीज और चलेगी। उसके बाद हो सकता है जब तक टाइम है तब तक हम करते रहेंगे, ठीक है। तब तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे और साथ में जो है आपकी NCERT बुक है उसको भी एक साइड से आपका पढ़ते रहेंगे। तो आपको जो है दिन में आपको जो वन दरोगा से संबंधित आपके जो डाउट हैं उसमें आपको जो है पहले में तो आपका जो है NCERT एक दिन में एक चैप्टर तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में आपको जो है यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चंस करके भी आप जो है अपना जो ज्ञान है उसको और निखार सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा। मिलते हैं ऐसे ही दमदार सेशन में अगली वीडियोज़ में, ठीक है दोस्तों।